मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको जानेंगे और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सरल शब्दों में अनुबंध का अर्थ है जब दो पक्ष लिखित रूप में एक समझौता करते हैं जिसमें कुछ दायित्व होते हैं जिन्हें ऐसे पक्षों द्वारा पूरा किया जाना होता है। जब ऐसे लिखित समझौते कानून द्वारा लागू होने योग्य हो जाता है, एक अनुबंध बन जाता है। कानून द्वारा लागू होने योग्य का अर्थ है जब समझौता केवल उन लोगों के कानून का बल प्राप्त करता है जो इसके पक्षकार हैं। उन दायित्वों का उल्लंघन कानूनी कार्रवाई को आकर्षित करेगा जिसमें पूरी अनुबंध को स्वीकार करना भी शामिल है। अनुबंध अधिनियम को एक समझौते के रूप में परिभाषित किया है जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है। एक समझौते दो पक्षों के बीच एक समझौता है जिनमें दायित्व या वादे शामिल होते हैं जिनमें दोनों पक्षों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। जब ऐसे समझौता कानून द्वारा बाध्यकारी बना दिया जाता है तो एक अनुबंध बन जाता है। इसलिए एक समझौता पारस्परिक वादों से मिलकर बना होता है जिसे अनुबंध के पक्षकारों द्वारा पूरित किया जाना होता है। वादे पारस्परिक तब होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करना होता है। पोलक के अनुसार कानून द्वारा लागू किया जाने वाला प्रत्येक समझौता और वादा एक अनुबंध है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। संविदा अधिनियम की धारा 2H में संविदा को परिभाषित किया गया है। सलमान दूसरे राइटर हैं जो कहते हैं कि अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच दायित्व का सृजन है, परिभाषा करने वाला एक समझौता है जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों दूसरी ओर से कार्य करने या सहनशीलता के अधिकार प्राप्त होते हैं। एंसन के अनुसार अनुबंध कानून की वह शाखा है जो उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें कोई वादा करने वाला व्यक्ति उस वादे को कानूनी रूप से बाध्यकारी मानेगा। अब अनुबंध की परिभाषाओं की जांच करने के बाद हम कहते हैं कि अनुबंध क्या है। समझौता प्लस परिवर्तनीयता से मिलके बनता है। उदाहरण, ए ने बी के साथ एक निश्चित गुणवत्ता के 10 बैग सीमेंट के खरीद लिए और 10,000 रुपये का अनुबंध किया। इस मामले में बी का वादा ए को केवल उसी गुणवत्ता के 10 बैग सीमेंट प्रदान करना है जिसके लिए ए ने अनुबंध किया है। ए का वादा बी को 10,000 रुपये का भुगतान करना है। इस मामले में दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करना होगा। इस प्रकार यह पारस्परिक वादे का मामला है। दान कोई पारस्परिक वादा नहीं है क्योंकि दान करने वाला व्यक्ति बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करता है और कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है। भारत में अनुबंध मुख्य रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के द्वारा शासित होते हैं। इस अनुबंध के मूल तत्व कई सामान्य नियम शामिल हैं जो अनुबंध पर लागू होते हैं। यह यहाँ पर कोई सकारात्मक कर्तव्य नहीं होता है बल्कि यह अनुबंध के संबंध में विभिन्न औपचारिकताओं को बताता है। अब एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की अनुबंध की अनिवार्यताएं क्या हैं, धारा 10 में बताया गया है अनुबंध होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। पहले किसी भी पक्ष की ओर से प्रस्ताव होना, ऑफर होना चाहिए। प्रस्ताव के बिना अनुबंध नहीं हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में यदि यह सिद्धांत लागू नहीं किया जाता, उदाहरण के लिए मुल्ला एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करता है जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति का पता नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कई दौर की बातचीत के बाद एक वाणिज्यिक समझौता हुआ और फिर किसी ने अगर प्रस्ताव दिया तो प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरा, प्रस्ताव को उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह विपरीत है। इसलिए ए द्वारा बी को दिया गया प्रस्ताव केवल बी द्वारा ही स्वीकार किया जाना चाहिए। एड एडम की में स्वीकृति। तीसरा, हालांकि स्वीकृति महत्वपूर्ण है, एड एडम में आम सहमत होनी चाहिए। सर्वसम्मति का अर्थ है कि विचारों का मिलना, मीटिंग्स ऑफ माइंड। इसका अर्थ है कि अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध की शर्तों को समान अर्थ में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार अनुबंध के पक्षों को अनुबंध की शर्तों के बारे में समान समझ होनी चाहिए। सर्वसम्मति का अर्थ विचारों का मिलना है। इसका अर्थ है अनुबंध के पक्षकारों का अनुबंध की शर्तों का समान अर्थ में स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए ए ने बी के साथ चावल खरीदने के लिए अनुबंध किया। अब ए को एक विशेष प्रकार का चावल चाहिए था, हालांकि बी ने इसे सामान्य चावल समझा। इस
मामले में हालांकि एक वैध स्वीकृत है, लेकिन पार्टियों के बीच विवादों की असमानता का अभाव है। चावल के प्रकार या गुणवत्ता के बारे में विचारों की समानता। प्रतिदिन नई कानूनी नौकरियां। इस तरह अगर ए ने बी के शेयर खरीदने का अनुबंध किया, ए का मतलब कानून के शेयर थे जबकि बी का मतलब उनके पशुधन से था। इस मामले में समझ असमान अर्थ में नहीं थी। पार्टियों को उन कानूनों के तहत अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए जिनके अधीन वे हैं, यानी अनुबंध करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए। प्रतिफल। वादों के निष्पादन के लिए प्रतिफल होना चाहिए। अनुबंध के दोनों पक्षों की ओर से वादों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। इसके अलावा अनुबंध का उद्देश्य और विचार वैध होना चाहिए। स्वतंत्र सहमति। अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार समझौते अनुबंध यदि वे स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं, इसका मतलब अनुबंध पार्टियों की अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव या धोखे के अनुसार किया जाना चाहिए। कानूनी संबंध स्थापित करने का इरादा होना चाहिए। निश्चितता होनी चाहिए। अनुबंध लिखित होने चाहिए और वो अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। किसी अनुबंध को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 10। अब समझते हैं क्या है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहला है प्रस्ताव और स्वीकृति। प्रस्ताव और स्वीकृति अनुबंध का आधार बनाते हैं, जब क्योंकि लॉन्ग आंसर लिखने के लिए इन सबको एलोबरेट करना बहुत ज़रूरी है। देखो प्रस्ताव और अनुबंध का आधार बनाते हैं। जब कोई प्रस्ताव ना हो तब तक कोई अनुबंध नहीं हो सकता है। प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना, एक बार स्वीकार किया गया प्रस्ताव एक वादा बन सकता है। ऑफर और प्रपोजल का प्रयोग एक साथ किया जाता है। ऑफर का प्रयोग ब्रिटिश कानून में किया जाता है जबकि प्रपोजल का प्रयोग भारतीय कानून में किया जाता है। ऑफर। प्रस्ताव। किसी अनुबंध के निर्माण के लिए पहली चीज़ है प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को प्रस्तावक कहा जाता है। जिस प्रकार प्रस्ताव दिया जाता है उसे प्राप्तिकर्ता प्रस्ताव कहा जाता है। तो प्रस्ताव अनुबंध करने की इच्छा की अभिव्यक्ति है जो इस आशय से किया जाता है जैसे ही वह उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे संबोधित करते हैं या प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति पर बाध्यकारी हो जाता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2A के अनुसार प्रस्ताव प्रस्ताव है जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य करने या न करने की अपनी इच्छा से अवगत कराता है जिससे अन्य व्यक्ति को ऐसा कार्य करने न करने की सहमति प्राप्त हो तो उसे प्रस्ताव करने वाला कहा जाता है। प्रस्ताव का मतलब बस कुछ करने की इच्छा सकारात्मक कार्य या कुछ ना करने की नकारात्मक कार्य पर ध्यान देना जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव दूसरे पक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता तो इसे अनुबंध अधिनियम के तहत प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। प्रस्ताव को इच्छित स्वीकारकर्ता के अनुकूल प्रस्ताव प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। इस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक कार्य हो सकते हैं जिन्हें प्रस्ताव करने के लिए इच्छुक हो सकता है। प्रस्ताव का संकेत। प्रस्ताव प्राप्तकर्ता को अवश्य बताया जाना चाहिए। संचार का तरीका कोई भी हो सकता है लेकिन उचित होना चाहिए। प्रस्ताव स्पष्ट होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, समझ योग्य होने चाहिए। प्रस्ताव वैध होना चाहिए ना कि अवैध कार्य करने का। प्रस्ताव स्पष्ट या निहित हो सकता है। एक प्रस्ताव वह होता है जो शब्दों में किया जाता है जबकि एक निहित प्रस्ताव के अवगुणों से अनुमानित होता है। इन्हें निहित प्रस्ताव में यह मायने रखता है कि प्रस्ताव देने का कोई इरादा था या नहीं। किसी प्रस्ताव को इच्छित स्वीकारकर्ता द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। प्रस्ताव इरादे से किया जाना चाहिए, उसकी स्वीकृति ली जानी चाहिए। एक वादा प्रस्ताव उस प्रस्ताव की स्वीकृति से मिलकर बनता है जब दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो एक वादा होता है। जब दोनों पक्षों को अपने अपने वादे पूरे करने होते हैं तो पारस्परिक वादे की स्थिति बन जाती है। अनुबंध अधिनियम प्रस्ताव को वचनदाता और प्रस्ताव स्वीकार करने वाले व्यक्ति को वचनकर्ता के रूप में परिभाषित। प्रस्ताव हेतु आमंत्रण। प्रस्ताव दूसरों को प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रण के बीच अंतर है। दूसरे को प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रण अनुबंध अधिनियम की तरह प्रस्ताव के अर्थ में प्रस्ताव नहीं है। कभी कोई व्यक्ति अपने माल को बेचने के लिए प्रस्ताव नहीं देता लेकिन ऐसा बयान देता है या ऐसा आचरण करता है जिससे अन्य व्यक्ति उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। जैसे किसी हम मॉल में जाते हैं और मॉल में किसी भी प्रोडक्ट्स का हमें टैग लगा हुआ मिलता है तो वो प्रस्ताव का आमंत्रण है, इनविटेशन टू ऑफर है। और हम उस प्रोडक्ट को प्राइस लिस्ट देखते हैं और उसके बाद हम उसे परचेज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, लेकिन वो ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे स्थिति में आम तौर पर विज्ञापन निविदाएँ प्रदर्शन पर
रुचि की अभिव्यक्ति और नीलामी शामिल होती है। नीलामी के मामले में जब नीलामकर्ता एक मूल्य उद्धृत करके बोली शुरू करता है तो यह मूल रूप से दूसरों के लिए होता है। वे नीलामीकर्ता द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य की अतिरिक्त राशि के साथ उसे एक प्रस्ताव दें। इस प्रकार जब कोई कंपनी किसी भवन के निर्माण के लिए निविदा जारी करता है तो वह मूलतः अन्य बिल्डरों के निर्माण की कीमत की प्रस्ताव की मांगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रस्ताव खरीदने और बेचने के लिए है। एक्सेप्टेंस, जैसा कि पहले कहा गया, अनुबंध के निर्माण में दूसरा चरण प्रस्ताव की स्वीकृति है। स्वीकृत का अर्थ है जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया था ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। संविधान नियम की धारा 2 की, एक बार जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और प्रस्ताव को स्वीकृत के बारे में सूचित कर दिया जाता है तो पक्ष अपने अपने वादे से बंधे होते हैं। प्रस्ताव की तरह स्वीकृत को भी प्रस्तावक तथा स्वीकृत के बारे में सूचना पहुंचने से पहले रद्द किया जा सकता है। बहुत बड़े पहलू यह है कि प्रस्ताव के बारे में अनभिज्ञता में प्रस्ताव निष्पादन की स्वीकृत नहीं, इसलिए कहा किया गया कार्य स्वीकृत के बराबर है, लेकिन स्वीकृतकर्ता को प्रस्ताव के बारे में जानकारी न होना यह भी गैर स्वीकृत नहीं है। लालमन सुकना बनाम गौरीदत्त 1913 के मामले में प्रतिवादी का लड़का लापता हो गया। तदनुसार उसके नौकरी वादी को लड़के की खोज करने के लिए भेजा गया। नौकर इस बीच प्रतिवादी द्वारा एक गुमशुदा पोस्टर जारी किया गया जिसमें लड़के को खोजने वाले व्यक्ति को निश्चित राशि देने का वादा किया गया। नौकर इस तरह के प्रस्ताव से अनजान लड़के को खोजने में असफल रहा। एक बार जब उसे पता चला कि ऐसा कोई प्रस्ताव मौजूद है तो उसने प्रतिफल मांगा, लेकिन उसे मना कर दिया। अदालत ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया, मानते हुए कि वादी प्रस्ताव से अनभिज्ञ था। इस प्रकार वादे का पालन स्वीकृत के बराबर नहीं है। स्वीकृत पर संकेत स्वीकृत पूर्ण होनी और बिना शर्त की होनी चाहिए। प्रस्ताव के अस्तित्व में रहने के दौरान की जानी चाहिए। ठीक है, मान लिए इसमें जो लालमन गौरीदत्त में है, इसमें जो लड़का खो गया तो इन लोगों ने एक जो है पोस्टर जारी किया और इसमें नौकर को भेजते हैं उस सर्च करने के लिए, परंतु उस नौकर जो है इस प्रस्ताव के बारे में अनजान था, लेकिन नौकर खोजने में सफल हो गया। तो बाद में इसने दावा किया तो अदालत ने कहा कि आपने इस पोस्टर के बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं थी और आप इस प्रस्ताव के बारे में अनभिज्ञ थे, तो आप को ये बेनिफिट्स ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता है। स्वीकृत पर संकेत स्वीकृत पूर्ण शर्त होनी चाहिए। प्रस्ताव के अस्तित्व में रहने के दौरान की जानी चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृत व्यक्ति या निहित हो सकती है, यानी इस तरह के आचरण करना जिसे स्वीकृत का संकेत मिलता है। उदाहरण के अगर कोई व्यक्ति खरीदारी करने से पहले घड़ी का परीक्षण करने के लिए उसे ले लेता है, वह व्यक्ति उसे गिरवी रख देता है, तो यह निहित स्वीकृत के बराबर है। स्वीकृत को उचित तरीके से संप्रेषित किया जाना चाहिए। यदि कोई हो उसे उचित माध्यम से संप्रेषित किया जाना चाहिए, जैसे टेलीफोन, मेल, व्हाट्सएप संदेश, ईमेल का स्वचालित उत्तर आदि कोई उपलब्ध नहीं है। परंपरागत रूप से स्वीकृत डाक या पत्र के माध्यम से की जाती है। यदि स्वीकृत डाक के माध्यम से की जानी है तो उसे स्वीकृत माना जाएगा, उपयोगकर्ता के पहुंच से बाहर हो जाएगा। हालांकि टेलीफोन जैसे त्वरित संचार के आगमन के साथ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है जब प्रस्ताव को अपनी ओर से स्वीकृत सुनाता है। किसी तीसरे व्यक्ति या अनुबंध अजनबी द्वारा स्वीकृत या स्वीकृत का संचार वैध स्वीकृत नहीं है। यदि किसी अनुबंध में किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख जिसमें स्वीकृत संप्रेषित किया जाना चाहिए तो स्वीकृत वैध तभी मानी जाएगी जब वह केवल उस व्यक्ति को दी गई हो। स्वीकृत को या तो स्पष्ट रूप में हो सकती है या निहित हो सकती है, यानी उचित तरीके से आचरण करके। उदाहरण के लिए ए ने बी को अपनी घड़ी 100 रुपये में बेचने की पेशकश की और उसे उसकी संतुष्टि के लिए उधार दे रहा है। बी के बदले में गिरवी रख लेता है, आगे बीज दे देता है। बी का कार्य वैध स्वीकृत का आचरण। उदाहरण के बिक्री के अनुबंध में स्वीकृत तब होती है जब क्रेता द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो विक्रेता के असंगत हो। एक अनुबंध तब बनता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव देता है, ऐसा प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक समझौता बन जाता है। प्रतिफल का अर्थ है कि किसी वादे के निष्पादन के लिए किया गया मूल्य, यह जरूरी नहीं कि यह वैसा ही हो, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर पक्षों ने सहमत जताई, जिसका कुछ मूल्य हो। मतलब कि किसी व्यक्ति को लेने के बदले में दूसरे ज़रूरी नहीं कि जो किसी भी काम को करने के लिए कंसिडरेशन में पैसा ही ज़रूरी हो, उसके बदले में कोई वस्तु या व्यवस्था भी दी जा सकती है। आमतौर पर बिना प्रतिफल के अनुबंध शून्य होता है। हालांकि इस नियम के अपवाद अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में विनिर्दिष्ट हैं। संविदा अधिनियम धारा 2D के अनुसार प्रतिफल वचनदाता द्वारा भूत, वर्तमान, भविष्य में कुछ करने या न करने का कार्य है। प्रतिफल का वादों का पारस्परिक निष्पादन है, यह दोनों पक्षों की ओर से प्रभावित होता है, इसलिए दान अनुबंध अधिनियम के प्रतिफल नहीं है। यदि किसी वादे के आधार पर सद्भावनापूर्वक कुछ किया जाता है तो उस वादे के लिए प्रतिफल बनता है।
हालांकि पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, हालांकि इसका कुछ मूल होना चाहिए किसी वादे के लिए। संविदा अधिनियम की धारा 25 में विदेश से स्टूडियो के अनुसार प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए, हालांकि उसका कुछ मूल होना चाहिए किसी वादे के लिए। प्रतिफल में निष्पादन में पैसे का भुगतान भी शामिल होता है। वैध विचार पर संकेत यह वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वचनदाता की अपनी इच्छा से विगत प्रतिफल जो वचनदाता को किसी वचनदाता अनुबंध के निष्पादन की तिथि से पहले प्रतिफल प्राप्त होता है तो उदाहरणार्थ अग्रिम भुगतान किया गया धन वर्तमान प्रतिफल या अनुबंध बनाने या निष्पादित होने पर तुरंत प्रतिफल प्रदान किया जाता है, इसे निष्पादित प्रतिफल भी कहा जाता है। भावी प्रतिफल जब प्रतिफल का भुगतान अनुबंध करने के बाद किया जाता है। निर्माण अनुबंधों के लिए प्रतिफल में निर्मित भवन का भुगतान अनुबंध के निष्पादन किया जाता है। यह अवैध निरर्थक या निष्पादन करना संभव नहीं होना चाहिए। प्रतिफल केवल इसलिए बंद नहीं किया जा सकता कि वह पर्याप्त है, बशर्ते कि वचनदाता की इच्छा पर दिया जा सकता है। यह वास्तविक होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए। विचार मूर्त या अमूर्त हो सकते हैं, जैसे भ्रमण से सम जैसी सेवा प्रदर्शन। विचार की गोपनीयता किसी वचन के लिए प्रतिफल वचनदाता किसी तीसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है जो अनुबंध पक्षकार नहीं, जब तक कि वचनदाता की इच्छा पर निर्भर हो। धारा 2D के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ करता है या कुछ करने से विरत रहता है, इस प्रकार भारतीय कानून प्रतिफल गोपनीयता को मान्यता नहीं देता है। अंग्रेजी कानून के विपरीत ट्विडल बनाम एटकिंसन में माना गया कि प्रतिफल वचन ग्रहीता से की जानी चाहिए, भले ही वह वादे के लाभ के लिए हो। अंग्रेजी कानून प्रतिफल की गोपनीयता को मान्यता देता है। स्वतंत्र सहमति धारा 14 फ्री कंसेंट संविधान नियम की धारा 10 के अनुसार कोई भी अनुबंध तब वैध होगा जब वह पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो। अधिनियम स्वतंत्र सहमति क्या होती है? जिसमें कोई जबरदस्ती न की गई हो, अनुचित प्रभाव न हो, धोखाधड़ी न हो, गलत बयानबाजी न हो और गलती से नहीं दी गई हो। अब यह समान कथन की स्वतंत्र सहमति नहीं थी, बनाए रखने योग्य नहीं है। यह साबित किया जाना चाहिए कि धारा 14 में वर्णित पांचों तत्वों में से किसी द्वारा दूषित नहीं होना चाहिए। यह स्वतंत्र सहमति में किसी भी तत्व का प्रकटीकरण होता है तो अनुबंध द्वारा उस पक्ष के विकल्प सुनकरनी हो सकता है जिसकी सहमति प्राप्त की गई थी। धारा 15 कोर्जन की बात करता है। यह धारा भारतीय दंड संहिता के 1860 द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य करने या संपत्ति को अवैध रूप से रोकने, उन कार्यों के धमकी देने में जबरदस्ती मतलब कोर्जन को परिभाषित किया गया है। कोर्जन ऐसे कार्य शामिल है जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है। इसमें संहिता द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को करने या धमकी देना भी शामिल है। इसके अलावा धारा 15 कहती है कि किसी व्यक्ति को संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या ऐसे संपत्ति को रोकने की धमकी देना भी शामिल है। इसमें दूसरे व्यक्ति को नुकसान करने पहुंचाते हैं। ऐसा कार्य केवल तभी जो माना जाएगा जब किसी समझौते में प्रवेश करने के इरादे से किया जाता है। आपराधिक आरोप लगाने की मात्र धमकी देना जब कोर्जन नहीं है, क्योंकि दंड संहिता में इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति पर कोई काम करने के उद्देश्य से झूठा आरोप लगाने की धमकी देना कोर्जन है, क्योंकि झूठा आरोप लगाना आईपीसी के तहत दंडनीय है। धारा 15 में कहा गया कि कोर्जन उदाहरण एक पति अपनी पत्नी को धमकी देता है कि अगर उसे संपत्ति नहीं छोड़ी तो वह आत्महत्या कर लेगा। या पत्नी के प्रति पक्षपातपूर्ण दबाव के समान है। इस तरह तलाक देने या पत्नी को देखभाल करने की धमकी देना, उसे कारण से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी दबाव के समान है। अंडू इन्फ्लुएंस के को धारा 16 के अनुसार यदि सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है तो दूसरे व्यक्ति की तुलना में प्रभावशाली स्थिति में है तो यह अनुचित प्रभाव है। इस प्रकार अनुचित प्रभाव का प्रयोग के लिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर हावी होने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंध, डायरेक्टर रोगी संबंध का धारा 16 सब क्लास 2 यह स्पष्ट करती है कि प्रमुख स्थितियों में ऐसी स्थितियां शामिल जहां व्यक्ति के पास वास्तविक अधिकार या स्पष्ट का अधिकार होता है। ऐसे अधिकार जो स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा गया है लेकिन एक उचित व्यक्ति द्वारा आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक प्रिंसिपल के पास अपने एजेंट पर स्पष्ट अधिकार होता है। इसके अलावा एक प्रत्यक्षी संबंध में व्यक्ति दूसरे की इच्छा को नियंत्रित करने में भी सक्षम होते हैं। डॉक्टर रोगी संबंध, वकील ग्राहक का संबंध प्रत्यक्षी संबंध वे होते हैं जिनमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे प्रभुत्वपूर्ण स्थिति में होता है और अपना विश्वास रखता है। अंडू इन्फ्लुएंस को हम इस प्रकार समझेंगे जैसे एक मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होता है और मास्टर किसी सर्वेंट से उसको अंडू इन्फ्लुएंस उस पर प्रभावकारी प्रभाव होता है तो वो उसकी बात को डिनाई नहीं कर पाता है। और जैसे कोई मास्टर कहता है किसी सर्वेंट से कि आप अपनी साइकिल हमें भेज दो, तो
मास्टर का सर्वेंट के ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस है, तो वो सर्वेंट उसकी लागत को उतना बढ़ा चढ़ा के नहीं कह सकता है जितना अन्य ग्राहक से कहता है। तो मास्टर इस पे अपने डोमिनेंस का प्रयोग करके उस साइकिल का दाम कम भी करा सकता है और वो सर्वेंट उस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाता है। 16 सब क्लास 3 कहती है कि यदि दो पक्षों के बीच अनुबंध किया जाता है तो उनमें से एक दूसरे पक्ष का हावी होने की स्थिति में है, प्रवेश करने के लिए करता है तो अनुबंध अनुचित होगा। धारा 17 फ्रॉड। इसका अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए किया गया कार्य, चाहे वह दूसरे व्यक्ति से लाभ प्राप्त करने के लिए हो या दूसरे के प्रति दुर्भावना या सत्यता के कारण हो। धारा 17 के अनुसार धोखाधड़ी या तो एक संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी संविदाकारी पक्ष की मिलीभगत से या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी संविदाकारी पक्ष के एजेंट द्वारा किया जाता है। धोखाधड़ी क्या है, इसके धारा 2 से 5 तक परिभाषित किया है। धारा 17 सब क्लास में कहा कि धोखाधड़ी का मतलब कोई भी गलत तथ्यात्मक देता है, उसे देने वाला व्यक्ति जानता है या झूठ है, इस प्रकार जानबूझकर झूठा बयान देना। उदाहरण के लिए जानते हुए कि वो उत्पाद घटिया क्वालिटी का है या बयान देने की अच्छी क्वालिटी का है। इस तरह कोई भी व्यक्ति निवेश के नाम पर लोगों से पैसे हटता है तो वह उनमें निवेश नहीं करता है, यह धोखाधड़ी होगा। धारा 17 सबका दो कहती है धोखाधड़ी उस पक्ष द्वारा किसी तथ्य को छुपाना भी शामिल है जिसमें तथ्य के अस्तित्व के बारे में पता है। सक्रिय छुपाना और मात्र चुप्पी, मेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। और ये भी माना जाएगा अगर किसी वस्तु के विनिमय के समय आपने अपनी सहमति भी नहीं दी तो आप जो है फ्रॉड करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और जो आपके ऊपर बिलीव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग दूसरा पक्ष सच्चाई जानने में सक्षम ना हो। 17 सब क्लास 3 उसे पूरा करने के इरादे से किया गया इस प्रकार झूठे या खोखले वादे करना। 17 सब क्लास 4 कहता है कि दूसरे पक्ष को धोखा देने के लिए कोई अन्य कार्य जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करता है। उपरोक्त कार्य धोखाधड़ी की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे यदि वे जानबूझकर किए गए हैं, इरादा गायब हो या मिथ्या बयान होगा। मिसरिप्रेजेंटेशन धारा 18 बात का था, जब झूठे बयान बिना किसी धोखे के मासूमियत से दिए जाते हैं तो यह मिथ्या बयानबाजी के बराबर होता है। मिथ्या बयान में बयान देने वाला व्यक्ति निर्दोष है, इसको दूसरे पक्ष को धोखा देने का इरादा नहीं होता। भले अनुचित प्रभाव जबरदस्ती आदि हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं लगता है तो वादा करने के वाले प्रश्नगत कार्य करने को मजबूर करने में सहायक था आदि का अस्तित्व बेकार होगा। इसका मतलब कि जबरदस्ती या आम सहमति के बीच एक निकट या तत्काल संबंध होना चाहिए, स्वतः नहीं। यदि किसी भी प्रभाव को किसी विशेष कारण के होने वाला कहा जाता है तो प्रभाव उस कारण का प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए। किसी भी पक्ष को प्रश्नगत कार्य करने के लिए बात करने में सहायक नहीं थे, ऐसे अर्कों के अस्तित्व में नहीं था। टेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। कानूनी संबंध बनाने का इरादा करने वाले पहलुओं में से एक कानूनी रूप बंधकारी समझौते अनुबंध में करने के इरादे के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका तात्पर्य अनुबंध के उल्लंघन के मामले में पक्ष कानूनी परिणाम हो सकते हैं। स्वीकृत कानूनी संबंध बनाने का इरादा एक मौजूदा समझौता प्रवेश करने के परिणामगत स्वीकार करने के लिए पक्ष की तत्परता से मिलकर बनता है। अनुबंधों को खाली समय का खेल या केवल हंसी मजाक या मजाक का विषय नहीं होना चाहिए जिसमें पक्षकार द्वारा कभी भी कोई गंभीर प्रभाव डालने का इरादा नहीं होना चाहिए। क्षमता अनुबंध की धारा 10 के अनुसार समझौता एक अनुबंध होता है या अन्य बातों के अलावा उन बच्चों की स्वतंत्र सहमति से किया गया है जो अनुबंध करने में सक्षम, जो लोग वयस्कता की आयु 18 वर्ष से अधिक है, स्वास्थ्य दिमाग के हैं, किसी भी कानून द्वारा अनुबंध करने के लिए आयोग नहीं है अधीन ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुबंध करने के लिए सक्षम है। कोई नाबालिग या अस्वस्थ मन वाला व्यक्ति अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति उन कानूनों द्वारा अनुबंध करने से रोक दिया गया है जिनके अधीन वह है, ऐसी स्थिति में अनुबंध शून्य होगा। नाबालिग द पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, उसके द्वारा किया गया अनुबंध आरंभ से शून्य है, अर्थात उसके प्रारंभ से कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता। किसी बच्चे की अल्पवयस्कता के दौरान किए गए अनुबंध को वयस्क होने के बाद में अनुमोदित नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसा प्रत्येक अनुबंध के लिए प्रतिफल की आवश्यकता होती है। यदि अनुबंध किसी नाबालक के लाभ के लिए किया जाता है तो यह वैध अनुबंध है। अगला, एक नाबालिग किसी मुकदमे में बसने के दौरान अपनी नाबालिगता का हवाला देता है तो इस प्रकार वह निषेध का नियम लागू नहीं होता। स्टेपल का सिद्धांत स्टेपल का कानून सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को अनुबंध में प्रवेश करते समय कानून इस प्रकार प्रोमोजरी स्टेपल करता है कि जब कोई पक्ष ए बी से वादा करता है उस खेत में उगाया गया टमाटर खरीदेगा, बी इस विश्वास के साथ टमाटर उगाता है और उन्हें खरीदेगा। अब प्रोमोजरी स्टेपल ए को यह स्वीकार करने से रोकता है उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। दूसरे शब्द में उसे अपने वादे से पीछे हटने और टमाटर न खरीदने से रोकता है।
तो उन मामलों पर लागू होता है जहाँ वादा करने वाला अपने द्वारा किए गए किसी भी वादे से बचने का प्रयास करता है। उपरोक्त उदाहरण में यदि ए के बाद में बी के पास आया और कहा कि वह टमाटर नहीं खरीदेगा क्योंकि इसके पास बेहतर सौदा मिल जाता है, तो वचनबद्धता के सिद्धांत में इसे रुख अपनाने से रोका जा सकेगा क्योंकि बी ने ए के वादे पर काम किया है। अ, धारा 12 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को स्वशिष्ट कहा जाता है यदि अनुबंध करते समय वह उसे करने में सक्षम हो, बशर्ते समझने में अपने हितों पर इसके प्रभाव के बारे में तर्कसंगत राय बनाने में सक्षम हो, अर्थात इसके परिणाम को समझने में सक्षम हो। किसी व्यक्ति को पागल होने की जरूरत नहीं है। अनुबंध करने के लिए परिणामों को समझने में समर्थ होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति जो किसी विशेष व्यापार या व्यवसाय को नहीं समझता उसके बावजूद व्यवसाय से संबंधित अनुबंध में प्रवेश करता है, अतः उस व्यक्ति को सच दिमाग वाला मानेगी। अनुबंध के लिए अयोग्य का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध करने की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए विदेशी शत्रु, किसी अपराध का दोषी, दिवालिया व्यक्ति, ये सभी शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। वैध शर्तें। धारा 10 के अनुसार अनुबंध का प्रतिफल ऐसा वैध होना चाहिए, यह अनुबंध का अनिवार्य तथ्य है। धारा 23 गैर कानूनी प्रतिफल को परिभाषित करती है। गैर कानूनी प्रतिफल वह या तो है जो कानून द्वारा निषिद्ध है या ऐसी प्रकृति का है या उसकी अनुमति कानून के प्रावधानों के अनुसार है निषिद्ध है। ये का अनुबंध उद्देश्यपूर्ण कपटपूर्ण है। उनमें से किसी व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाना या क्षति पहुंचाना शामिल है। इसका तात्पर्य यह है कि यह न्यायालय अनैतिक कार्य सार्वजनिक नीति के विरुद्ध बनाता है यदि अनुबंध में कोई धारा 23 के अंतर्गत गैर कानूनी है। यदि कोई अनुबंध किसी कानून के विरुद्ध है, चाहे वह मौलिक हो, प्रक्रियात्मक हो या कानून द्वारा निषिद्ध हो। लाइसेंस, शराब बेचने का समझौता। जबकि कानून में लाइसेंस होना अनिवार्य है, एक विशेष मामले में वादी एक बार का मालिक था, उसके पास शराब बेचने का लाइसेंस था। उसने शराब की बिक्री का प्रबंधन प्रतिवादी को सौंप दिया जिसके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था। ने माना कि बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को शराब का व्यवसाय बिक्री हस्तांतरित करना कानून द्वारा निषिद्ध है, इसके लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। यदि कोई अनुबंध किसी कानून के प्रावधान को लागू करना या करने के उद्देश्य को विफल करता है, अर्थात प्रावधान को अप्रासंगिक बनाता है, तो उस कानून के प्रावधान को विफल करना माना जाएगा। यदि अनुबंध का उद्देश्य धोखाधड़ी करना है, तो अनुबंध इस प्रकार समझौते या उद्देश्य को अन्य व्यक्ति को धोखा देना तो शून्य होगा। धारा 10 के अंतर्गत अनुबंध ने विशेष रूप से अनुबंध के कुछ वर्गों को शून्य घोषित किया। धारा 26 से 30 ऐसे अनुबंध संबंधित हैं जो अनुबंध के अधिनियम द्वारा शून्य घोषित किया गया। विवाह के प्रतिबंध करने वाले समझौता। धारा 26 यह समझौता जो किसी भी पक्ष को विवाह करने से रोकता है शून्य है। धारा 26 आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध के बीच अंतर नहीं है, इसलिए दोनों पक्षों को समझने वाला कोई भी व्यक्ति शून्य होगा। अब्बास खान बनाम नूर खान मामले में दुल्हन ने दूल्हे से विवाह किया बिना निकटतम पुरुष रिश्तेदार के सहमति के। ऐसे मामले में प्रथागत मोहम्मद कानून के तहत उन्हें को ऐसे रिश्तेदार को एक निश्चित राशि भुगतान करना पड़ता है जिसे मेहर कहा जाता है। लाहौर उच्च न्यायालय ने इस तरह के रिवाज को लागू करना या कहने के बराबर है कि पूर्ण आयु की महिलाएं तब तक शादी नहीं कर सकती एक राशि का भुगतान न कर दें। ऐसा करना संभव हो सकता है वह विवाह करने वाली रोकने की वाली प्रथा होगी। देखो, व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले समझौते। धारा 27 है। प्रत्येक समझौता किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का वैध पेशा व्यापार कारोबार करने से रोकता है तो उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक उस व्यक्ति को रोका गया। इस प्रकार संपूर्ण अनुबंध शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। यदि किसी अनुबंध में गैर प्रतिस्पर्धा खंड शामिल है तो जो किसी व्यक्ति को व्यापार करने से प्रतिबंधित करता है केवल गैर प्रतिस्पर्धा खंड ही अमान होगा, न कि संपूर्ण अनुबंध। संवैधानिक अनुबंध में पृथक्करण के सिद्धांत की तरह ब्लू पेंसिल सिद्धांत का उपयोग अनुबंध कानून में शेष समझौते के शून्य के भाग को लागू करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह मायने नहीं रखता कि प्रतिबंध उचित है या नहीं भारतीय कानून के तहत। संवैधानिक कानून में पृथक्करण के सिद्धांत की तरह ब्लू पेंसिल सिद्धांत का उपयोग अनुबंध कानून में शेष समझौते के शून्य को लागू करने के लिए किया जाता है। धारा 28 कार्यवाही पर रोक लगाने वाले समझौते लीगल प्रोसीडिंग। धारा 28 के अनुसार ऐसा जिसके पक्षकार को उसके अधिकार अर्थात उनके द्वारा कानून में सामान्य न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्यवाही दावा पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है जो उसे कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए समय को सीमित करता है वो शून्य। इस प्रकार यदि अनुबंध में कोई खंड किसी पक्ष के विरुद्ध मुकदमा शुरू करने से रोकता है यह वह समझौता शून्य है। हालांकि कोई समझौता जो विवाद उत्पन्न करने में मध्यस्थता का प्रावधान करता है तो वह खंड शून्य नहीं। मध्यस्थता विवाद समाधान की एक विधि है जिसके दुनिया भर की अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह अदालतों पर बोझ कम करने में मदद करता है। विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता पर एक व्यापक खंड रखना हमेशा उचित होता है क्योंकि यह दोनों पक्षों के अनुकूल होगा।
धारा 28 भी उन संविदात्मक शर्तों के बारे में बात करती है जिसे हालांकि सीमा अवधि की सीमित नहीं करती। किसी व्यक्ति के अधिकार का दावा करने या किसी भी पक्ष को किसी भी दायित्व से मुक्त करने, अधिकार को समाप्त करने, यदि वह अनुबंध में उल्लिखित राय अवधि के भीतर नहीं करता तो ऐसे अनुबंध भी शून्य है, इसलिए क्योंकि अनुबंध के किसी भी पक्ष को अधिकार को लागू करने से रोकता है। यदि अनुबंध की स्थिति में उल्लंघन की तिथि से केवल 3 महीने के भीतर मुआवजा मांग सकता है। यदि 3 महीने के भीतर ऐसा मुआवजा नहीं मांगा जाता तो उल्लंघन करने वाले पक्ष मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस मामले में अनुबंध करने वाले पक्ष को दायित्व से मुक्ति ऐसे समान खंड या प्रावधान करते हैं जो बीमाकर्ता की हानि या क्षति की घटना से बराबर 12 महीने की समाप्ति के बाद हानि के उत्तरदायी नहीं होगा। अनसर्टेनिटी अनुबंध को करते समय उसमें अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। अनुबंध को निश्चित कहा जा सकता है, उसमें शर्त या अर्थ को समझी जा सकती है। जिस अर्थ में समझने का इरादा किया गया है स्पष्ट नहीं है। न्यायालय द्वारा उचित रूप से व्याख्या किए जाने में सक्षम होना चाहिए। निश्चितता तब प्राप्त होती है जब पक्षों के इरादे, सुरक्षा उपाय, अपेक्षाएं, प्रदर्शन स्पष्ट होते हैं। उदाहरण ए बी को 100 टन तेल बेचने के लिए सहमत होता है लेकिन तेल की गुणवत्ता प्रकार के बारे में संतुष्ट नहीं होता तो ऐसा समझौता अनिश्चित करार होगा। निश्चितता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? निश्चितता तब सुनिश्चित होती है जब शब्द अस्पष्ट, संदिग्ध, दो अर्थों में सक्षम, अपूर्ण न हो, जब कानूनी संबंध बनाने के इरादे के साथ आम सहमत भी हो। पार्टियों को बाध्यकारी अनुबंध बनाने के पार्टी को पर्याप्त रूप से निश्चित शर्तों अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए जो आवश्यक रूप से पूर्ण निश्चितता नहीं बल्कि निश्चितता की एक उचित डिग्री है। दावा समझौता शून्य वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट धारा 30 के अनुसार सट्टेबाजी के समझौते शून्य हैं। सट्टेबाजी से जीती गई किसी भी चीज़ को वापस पाने के लिए मुकदमा नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी खेल या किसी अन्य अनिश्चित घटना के परिणाम को पालन करने के लिए कोई मुकदमा नहीं लाया जा सकता अगर ऐसी कोई घटना या सट्टे के विषय की थी। अर्थ सर विलियमसन के अनुसार दाव किसी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी अनिश्चित घटना के निर्धारण का पता लगाने पर धन या धन का मूल्य देने का वादा है। गैर शर्त समझौता वह होता है जिसका परिणाम भविष्य की निश्चित घटनाओं पर आधारित होता है। उस अनिश्चित घटना के घटित होने पर एक पक्ष को लाभ होगा, दूसरे पक्ष को हानि होगी। हारने वाला पक्ष विजेता को एक धनराशि या कोई अन्य दाव देगा। ऐसे पक्षों या शर्त जीतने या हारने के अलावा कोई अन्य हित नहीं होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीमा अनुबंध एक दांव लगाने वाला अनुबंध नहीं है। बीमा अनुबंध आकस्मिक अनुबंधों के अंतर्गत आता है। ये अनुबंध सबसे बुनियादी प्राथमिक सिद्धांत हैं जिनमें पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसे अन्य शर्तें भी हो सकती हैं जिस कानूनी या निष्कर्ष विशेष प्रकार के अनुबंध के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए IPR से संबंधित अनुबंधों को IPR से संबंधित कानूनों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन होता है।